आज का टॉपिक है डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर का मतलब है कि जब हार्ट की कैपेबिलिटी कम हो जाती है ब्लड पंप करने की, सफिशेंट ब्लड पंप करने की। ये क्यों होता है? क्योंकि मेन जो है ना वो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। उसके बहुत सारे काजेज होते हैं। आर्थरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, वल्वुलर हार्ट डिजीज़ की वजह से भी, या फिर कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हुई जिसकी वजह से ही हो गया। हार्ट फेल्यूर के जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो होती है डिस्निया एंड फैटीग। डिस्निया जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है वो, और जल्दी ही बंदा फैटीग हो जाता है। आ जाते हैं सबसे पहले सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूर पे, जिसको हम, और जो उसका दूसरा नाम है वो है हार्ट फेल्यूर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। और डायस्टोलिक हार्ट फेल्यूर को हम दूसरा कहते हैं हार्ट फेल्यूर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। अब शुरू से हमने इसकी जो हार्ट की मैथमेटिकली तो हमने पढ़ा ही है कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है ब्लड का, इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप आउट ऑफ द हार्ट विद ईच बीट। जो ब्लड पंप हो रही होती है हार्ट से हर एक बीट के साथ, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम के ही फैक्टर्स होते हैं प्री लोड एंड आफ्टर लोड। जो प्री लोड होता है इसको दूसरा हम ये भी कहते हैं इंक्रीज्ड वेनस रिटर्न। प्रीलोड का मतलब है कि हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट विद इन द वेंट्रिकल बिफोर कंट्रैक्शन। जैसे ये वेंट्रिकल है। अब वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड पड़ी हुई है बिफोर कंट्रैक्शन वो प्रीलोड है। इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कहते हैं और इंक्रीज वेनस रिटर्न भी कहते हैं। उसके बाद है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड को हम इंक्रीज्ड वल्व्यूलर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और दूसरा ये कि ये वो प्रेशर होता है विच इज रिक्वायर्ड टू ओपन द एरोटिक वॉल्व। ये जो वॉल्व होती हैं उनको ओपन करने के लिए जो हम प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको कहते हैं आफ्टर लोड, या इसको वल्व्यूलर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को, पहले आप देखें कि ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में जो ब्लड पड़ा हुआ है बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ये है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब क्या होगा, ये एरोटाई, कुछ ब्लड जो है वो इजेक्ट हुआ, उसके बाद जो रिमेनिंग ब्लड इधर हार्ट में बचा ये है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यानी कुछ इजेक्ट हुआ मगर थोड़ा रिमेनिंग अभी अंदर है, ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को ये भी कहते हैं कि ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं सिस्टोलिक वॉल्यूम से तो हमें स्ट्रोक वॉल्यूम मिलता है। अब इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? इजेक्शन फ्रैक्शन एक वो परसेंटेज होती है ब्लड की जो कि इजेक्ट हो रही है जब हार्ट जो है वो सिस्टोलिक स्टेट में। अब इजेक्शन फ्रैक्शन को हम कैसे मालूम करते हैं कि जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ये इक्वल होती है स्ट्रोक वॉल्यूम के अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये तो हो गई कैलकुलेशन के ये फैक्टर्स क्या थे, प्रीलोड, आफ्टर लोड एंड ऑल दैट। अब आ जाते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूर पे। अब सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूर होता क्यों है? इसका जो मेन काज है वो इस्कीमिया भी हो सकता है कि ब्लड सप्लाई नहीं है, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं है हार्ट को। जब एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं है हार्ट को तो उसका जो कंट्रैक्टाइल फोर्स होगा, ठीक है, जो उसका कंट्रैक्टाइल फोर्स होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, हार्ट का कंट्रैक्टाइल फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। अब इनिशियली आते हैं कि हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो गई। अब जैसे हार्ट जो है वो एडिक्वेट उसकी कंट्रैक्टिलिटी नहीं हो रही तो वो सफिशेंट ब्लड भी इजेक्ट नहीं करेगा, वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी सफिशेंट ब्लड भी इजेक्ट नहीं हो रही क्योंकि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया।
यानी आप कह सकते हैं कि आयोनोट्रॉपी जो है वो रिड्यूस हो गई है, ज़्यादा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन नहीं है हार्ट के अंदर, तो ज़्यादा ब्लड भी इजेक्ट नहीं हो रहा, और इधर स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो रहा है और कार्डियक आउटपुट भी कम हो रहा है। हार्ट के जो मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तब भी इस हार्ट फेल्यूर को हम कहते हैं हार्ट फेल्यूर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। अगर मैं दोबारा कहूं कि हार्ट के जो मसल्स हैं वो इतने वीक हो जाते हैं कि वो अपने फाइबर्स को जब खींच रहे होते हैं ज़्यादा, तो उनमें एक वीक कंट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा हार्ट मसल्स के पास एबिलिटी नहीं होती कि वो जो है वो इस सफिशिएंट जो है वो ब्लड इजेक्ट कर सकें, और इसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स हैं वो पंप नहीं कर पाती सफिशिएंट ब्लड, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये था सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूर। इसके बाद आ जाते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेल्यूर पे। डायस्टोलिक हार्ट फेल्यूर का जो मेन काज होता है वो होता है या तो हाइपरटेंशन या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी होती है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या फिर हाइपरटेंशन। डायस्टोलिक हार्ट फेल्यूर में जो हार्ट होती है वो बहुत ज़्यादा थिकन होती है। यहाँ पे देखें, ये अब यहाँ से जो है ये वेंट्रिकल्स थिक हो जाए, कोई हाइपरट्रॉफी हो जाए, तो डायस्टोलिक हार्ट फेल्यूर होता है। अब डायस्टोलिक हार्ट फेल्यूर को में चेंजेस कौन सी आती हैं, जैसे हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन में जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी उनकी साइज कम हो जाती है, तो हार्ट को बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन लगाना पड़ता है, हार्ट मसल्स ग्रो कर जाते इतना कि ये वेंट्रिकल जो है वो थिकन हो जाती हैं। अब इसमें क्या होगा, डायस्टोल का मतलब होता है कि इसमें क्या होगी, फिलिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हो जाती है तो सही से जो है वो फिलिंग नहीं हो पाती, एडिक्वेट फिलिंग नहीं हो पाती, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स हैं, अब जैसे ही डायस्टोलिक फिलिंग जो है वो एडिक्वेट नहीं हो पाती, जो हार्ट है, हार्ट हैज लेस एबिलिटी, or we can say heart muscles have less ability to relax. हार्ट मसल जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, जो स्ट्रेच आ रहा है उसकी वजह उसको फेस नहीं कर पाते, रिलैक्स नहीं कर पाते, कंपनसेट नहीं कर पाते। तो हार्ट मसल्स जैसे ही उस चीज़ से कंपनसेट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि इजेक्शन वॉल्यूम जो है ना, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम वो कम होगा, मगर इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो प्रिजर्व्ड रहेगा, इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व्ड रहेगा। अच्छा, इजेक्शन फ्रैक्शन क्यों प्रिजर्व्ड रहेगा, जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे आप हाइपरटेंशन का एग्जांपल ले लें कि हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा रशिंग होती है ब्लड की, तो ब्लड वेसल्स की जो साइज है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन की वजह से जो है वो इतना ज़्यादा इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस नहीं होता, तो वो क्या रहता है, प्रिजर्व्ड रहता है। यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ पे कंट्रैक्टिलिटी में फर्क आ रहा था, जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन था वो रिड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन भी रिड्यूस हो रहा था, मगर यहाँ पे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन में इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, जिसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो प्रिजर्व्ड है। और इसके मैंने आपको काजेस बताया कि क्रोनिक हाइपरटेंशन हो सकता है, स्टेनोसिस हो सकती है, डायस्टोलिक हार्ट फेल्यूर की जो काज है वो। ये थे जी डायस्टोलिक हार्ट फेल्यूर एंड दी सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूर।